के फिर हमारी ये चीज। तो HOG फीचर डिस्क्रिप्टर या हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स फीचर डिस्क्रिप्टर। तो ये फीचर डिस्क्रिप्टर है। एक कोई भी आप इमेज देंगे तो उसके ये फीचर मैप आपको दे देगा, एक वेक्टर दे देगा। उसका साइज क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है कि हम इमेज का साइज क्या ले रहे हैं, ब्लॉक साइज क्या होगा, सेल साइज क्या होगा, आगे फिर बिनिंग कितनी होगी। तो वो सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि जो एक इमेज का फीचर मैप होगा उसका साइज क्या होगा। नॉर्मली जो साइज हम देख रहे होते हैं, जो HOG से हमें मिलता है, वो होता है 3780, 3780। इस साइज का एक फीचर मैप या फीचर वेक्टर मिलता है, तो काफी बड़ा साइज है। तो इसके ऊपर लोगों ने काम किया कि जी इतने बड़े फीचर वेक्टर को स्टोर करना फिर कंपेयर करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर लोगों ने काम किया कि जी फीचर डिस्क्रिप्टर ही अगर हमने बनाना है तो व्हाई नॉट इन द लेस डायमेंशन होना चाहिए। तो किसी ने कह दिया कि जी 512 डायमेंशन का एक वेक्टर में बना सकता हूँ, उससे भी मेरा फीचर डिस्क्रिप्टर बन जाएगा, जिसे हम शिफ्ट कहते हैं, स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, शिफ्ट। तो फिर किसी ने कहा कि जी हम 512 से भी छोटे फीचर डिस्क्रिप्टर पे भी काम कर सकते हैं। तो जो सर्फ है वो आ गया, वो 64 डायमेंशन का फीचर डिस्क्रिप्टर हमें देता है। तो मुख्तलिफ फीचर डिस्क्रिप्टर हैं, इस कोर्स में भी हम देखेंगे, दो तीन को पढ़ लेंगे फीचर डिस्क्रिप्टर। लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं HOG, हिस्टोग्राम ऑफ ग्रेडियंट, हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट फीचर डिस्क्रिप्टर, जो कि इस वक्त 3780 डायमेंशन का एक वेक्टर रिटर्न करता है एक इमेज के लिए। तो जितने इमेजेस होंगे उतने आपके पास फीचर वेक्टर आ जाएंगे। तो अब ये होता क्या है, थोड़ी सी हम इस पे बात आगे करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इमेज एक होता है, ठीक है। तो इमेज की कोई ना कोई डायमेंशन होगी, जिस तरह ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो अगर हम इसको रो वाइज देखें या कॉलम वाइज देखें तो ये जो हाइट है ये बेसिकली रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ मेनी रोज आर इन द इमेज, या एक हाइट जो है वो कितनी रोज के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरीके से जो विड्थ है ये कॉलम्स के ऊपर है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर इन अ विड्थ, एक विड्थ के अंदर कितने कॉलम्स हैं हमारे पास। तो जो इमेज है वो हमारे पास पिक्सल्स होते हैं, ये हमें पता है। और अगर इस इमेज को हम एरे के अंदर कन्वर्ट करें तो ये एक हमारे पास एरे इस शक्ल का बन जाता है हमारे पास, ठीक है जी। और उसकी पिक्सल वैल्यूज होती है कोई ना कोई, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो फिर जब हम इसकी अगर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट करें तो फिर हमारे पास क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अगर डायमेंशन इसकी 22 into 16 हो, मतलब मेरे पास 22 रोज हो और 16 कॉलम्स हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी हैं या नहीं इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 22 रोज है और 16 कॉलम्स है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 352। तो अगर मैं एक फीचर मैप सादे तरीके से बनाऊं, HOG या शिफ्ट सर्फ को छोड़ दूं, सामने हटा दूं मैं इसको, मैं अगर कहता हूं इस इमेज का एक फीचर मैप बनाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं, हर पिक्सल की वैल्यू को मैं एक फीचर कंसीडर करूं, ठीक है। जो तो हर एक पिक्सल को अगर मैं एक फीचर कंसीडर करूंगा तो इसके टोटल कितने फीचर हो जाएंगे, 352 फीचर हो जाएंगे। फीचर 1 से लेकर जो आखिरी फीचर होगा वो 352 होगा। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे इमेजेस को कंपेयर कर सकता हूँ कि जी ये फीचर है और इससे मिलता जुलता फीचर होगा, या फीचर में तो मैं कहूँगा दोनों इमेजेस एक जैसे हैं, नहीं तो फिर डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये उस केस में तो हमारे पास इतना मुश्किल नहीं होगा जहां पर हम डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करें। ये डिजिट है ना, या फिर लेटर भी हो सकता है ABC। तो उसको अगर हमने कंपेयर करना है दो इमेजेस के, तो फिर ये वाला एक सादा तरीका तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें ये आ जाएगा कि ये ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक और वाइट है। अगर मैं ग्रे
स्केल इमेज दे दूं तो उसकी वैल्यूज कुछ और होंगी। यहाँ पर लाजमी बात है जो ब्लैक है वो 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन अगर वहां पर इमेज जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कोई और है, ब्लैक नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ और हो सकती है। तो फिर लाजमी बात है फिर जो फीचर में बनेगा वो डिफरेंट होगा। हालांकि वो भी 8 लिखा हुआ होगा, ये भी 8 है, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड डिफरेंट है और फोरग्राउंड का कलर डिफरेंट है, पिक्सल की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, तो फीचर मैप एक दूसरे से मैच नहीं करेगा हमारा। तो ये बिल्कुल एक सादा सा जो तरीकेकार है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, हम इससे कोई बेहतर फीचर्स नहीं निकाल सकते। तो फिर इसका क्या हो सकता है हमारे पास? अच्छा, एक और भी, तो कलर इमेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फीचर मैप? ठीक है, फीचर मैप हमें फिर भी 352 ही चाहिए, लेकिन अगर अभी मेरे पास सिंगल चैनल इमेज नहीं है, 3 चैनल इमेज है, तो टोटल मेरे पास आपको पता है कि जो डायमेंशन है मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ चैनल्स, 3 चैनल है हमारे पास, ब्लू ग्रीन रेड या आरजीबी जो है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब यही आ जाएगा। लेकिन हम करते क्या है इसका, कि जब हमें 3 चैनल में से एक चैनल जनरेट करना है, तो हम इन 3 चैनल्स की जो जो पिक्सल वैल्यू है, किसी एक पिक्सल वैल्यू की, उन तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, जिस तरह ये कि ये पहले वाला पिक्सल है जो कि ब्लू चैनल का है, यही जो पहला पिक्सल है ग्रीन चैनल का, और पहला ही पिक्सल है रेड चैनल का, इन तीनों को सम करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो जो इसका एवरेज आएगा वो हम यहाँ पर नए फीचर मैप के अंदर डाल देंगे। तो अल्टीमेटली इसका भी फीचर मैप हमारे पास जो आ जाएगा 352 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कि जो कलर इमेज है उसको भी हम सिंगल चैनल के ऊपर मैप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये एक जो तरीकेकार है ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो वजह क्या है? अब ये देखें मेरे पास क्या है, ये एक डॉग की इमेज है और ये भी एक डॉग की इमेज है, इसके पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है, इसके पीछे ग्रॉसी है। ठीक है, इसके जो जो कान है ये इस पोस्टर के अंदर है, इसके कान इस पोस्टर के अंदर है, और जो फेस है इसके एक्सप्रेशन कुछ और है, इसके एक्सप्रेशन कुछ और है। तो हालांकि ये दोनों ही डॉग हैं, लेकिन इस वाले इमेज के जो फीचर में बनेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, और जब ये डॉग इससे कंपेयर होगा तो ये कंपेयर नहीं हो सकेगा, हम इसका लेबल डॉग नहीं कह सकते क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो पिक्सल जो वैल्यूज है वो पिक्सल वैल्यूज इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो हम नहीं कह सकते कि ये डॉग है। हालांकि एज ए ह्यूमन तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी डॉग है और ये भी डॉग है, कंप्यूटर नहीं कह सकता। वजह यह कि हम बिल्कुल सिंपल सा जो टेक्निक यूज कर रहे हैं कि हर पिक्सल को एज अ फीचर समझे और उस फीचर को हम एक जगह रिकॉर्ड कर लें, सेव कर लें, फिर नया उसी तरह का इमेज कोई आएगा तो पिछले वाले फीचर मैप से उसको सिर्फ कंपेयर करें, तो ये काम हो नहीं सकता। अच्छा, जनरली जब दो इमेजेस के अंदर डिफरेंस आ जाए, जिस तरह इसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, इसके जो गेस्टर्स ये डिफरेंट है, इसके कान, ये सारी चीजें नॉर्मली हम कहते हैं ये नॉइज है। ठीक है, तो जो नॉइज आ जाती है हमारे फीचर मैप के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट है, और हर जगह ऐसे तो नहीं होगा कि एक डॉग की इमेज आएगी वो हमेशा बैकग्राउंड व्हाइट के साथ आएगी, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड आएगा ही आएगा। तो ये भी एक हमारा नॉइज है। ठीक है, तो नॉइज की वजह से हमारा फीचर मैप डिफरेंट बन जाता है, और इस तरीके से जो नया इमेज होगा उसका भी कोई और बैकग्राउंड होगा, तो उस नॉइज की वजह से उसका फीचर मैप भी डिफरेंट आ सकता है। तो ये कंपेयर नहीं हो सकता। दूसरा ये कि एक्सपेंसिव होता है, कि अगर आपके पास इमेज साइज है फॉर एग्जाम्पल 22/16, तो ये छोटा साइज है, इसका 352 डायमेंशन का वेक्टर है। लेकिन अगर आप सोचे कि मेरे पास जी 1028 इंटू 2048 1 KB इंटू 2 KB डायमेंशन की एक इमेज है, उसकी अगर मैं कहता हूं कि जी जो विड्थ है वो 1024 कॉलम से, और जो हाइट है वो 2048 रोज है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो काफी बड़ा एक साइज बन जाएगा। तो क्या इतने बड़े साइज का एक फीचर मैं बना सकता हूँ? ये भी नहीं बन सकता। तो ये जो अप्रोच है सिंपल सी अप्रोच,
ये हमारी बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकती है और नॉइज प्रोन है, इसके अंदर नॉइज को ये अपने अंदर शामिल लगता। तो फिर हमारे पास कैसा होना चाहिए कि नॉइज सप्रेस करे या नॉइज को रिमूव करे और लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए। ऐसा कोई तरीकेकार ढूंढे जिससे नॉइज भी इनइफेक्टिव हो जाए। नॉइज होती है, नॉइज में अभी इसकी बात कर रहा हूँ, नॉइज ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉइज उसके अंदर किसी किस्म का कोई लाइटिंग ज्यादा लग गई है, लाइटिंग कम लग गई, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो इसके बैकग्राउंड है या कोई और ऐसी चीजें, अननेसेसरी चीजें जो आ जाती है उस ऑब्जेक्ट से हटकर, उस ऑब्जेक्ट से हटकर जो भी इजाफी चीजें आ जाती है हम उनको नॉइज कह रहे हैं। तो कोई ऐसा तरीकेकार होना चाहिए जो इस नॉइज को इग्नोर करे, उसको कंसीडर ना करे, और दूसरा उसके कंप्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए। ठीक है जी। तो उसमें एक हमारे पास तरीका होता है HOG फीचर डिस्क्रिप्टर का। ठीक है जी। अब उसके ये स्टेप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है जी। तो ये 4 स्टेप्स में हम इसको HOG फीचर डिस्क्रिप्टर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद उस फीचर डिस्क्रिप्टर को हम अपने पास स्टोर कर लेंगे। उसके बाद कोई नया एक आएगा हमारे पास, उसी तरह डॉग का कोई इमेज आएगा, तो उसका फिर दोबारा हम फीचर कैलकुलेट करेंगे और पुराने फीचर डिस्क्रिप्टर से कंपेयर करेंगे। डेट माइट बी यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस भी हो सकता है, कोसाइन सिमिलरिटी भी हो सकती है, या कोई और तरीके कार हो सकता है जिससे हम सिमिलरिटी मेजर निकाल सकते हैं दो डिफरेंट फीचर के दरमियान में। बहरहाल वो आगे की बातें। तो HOG या हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट एक फीचर डिस्क्रिप्टर की टेक्निक है। इससे हमें जो रिटर्न मिलता है, जो हमें इस प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिलती है, दैट इज अ फीचर डिस्क्रिप्टर। और मैंने उसका बता दिया कि उसका साइज जो है, जो अभी हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं, इस केस के अंदर जो हमें साइज मिलेगा दैट वुड बी 3780 डायमेंशन फीचर वेक्टर। ठीक है। इस एक इमेज का जो फीचर वेक्टर मिलेगा दैट वुड बी 3780 जी। यहां तक जो थोड़ी सी मैंने, अच्छा, पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि इमेज प्री प्रोसेस करें। इमेज प्री प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि देखें, जो हमारे पास इमेज है उसकी डायमेंशन कोई भी हो सकती है। जब आप कैमरे से पिक्चर लेते हैं या कहीं से आप डाउनलोड करते हैं तो उस इमेज का साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि जब HOG हम कैलकुलेट करते हैं या फीचर डिस्क्रिप्टर कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक फिक्स साइज चाहिए होता है। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड साइज है वो है इसका 128/64। ठीक है। 128 हमारे पास क्या है कि उसके नंबर ऑफ रोज है, या आप उसको हाइट भी कह सकते हैं। 128 और 64 उसके कॉलम्स होंगे या फिर विड्थ होगी। ये इस केस में कि अगर हमारे पास इमेज पोर्ट्रेट है, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर इमेज लैंडस्केप में हो, इमेज अगर लैंडस्केप में हो तो फिर आप इस डायमेंशन को उलट कर दें कि जी हमारे पास जो हाइट होगी वो 64 हो जाएगी और जो विड्थ है वो 128 हो जाएगी। तो दोनों ही केस आपके सामने है। अगर पोर्ट्रेट इमेज है जिस तरह ये नजर आ रहा है तो इसमें आप हाइट बड़ी करेंगे, हाइट बड़ी का मतलब 128 इधर रख देंगे और 64 इधर कर देंगे। और अगर आपके पास लैंडस्केप में इमेज है तो फिर आप 64 इधर कर देंगे, 128 इधर कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास इमेज किस तरह का है। ठीक है। लेकिन जो इसका साइज है, जो स्टैंडर्ड साइज है वो 128/64 है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास इमेज अगर ऑलरेडी लो डायमेंशन का है तो फिर आप 64 128 की जगह पर उसका साइज उसका हाफ भी कर सकते हैं। हाफ करने का मकसद क्या है कि 64 की जगह 32 कर दें और 128 की जगह 64 कर दें, तो भी हो सकता है। जिस तरह ये हमारे पास है, ये एक इमेज जो है ओरिजिनल डायमेंशन 50/80 थी, जो कि हमारे उस स्टैंडर्ड साइज से छोटी है।
तो फिर इसको 32/64 में रीसाइज कर दिया गया। तो जो भी आप रीसाइज करें वो इस चीज को सामने रखते हुए करें, ये बेहतर तरीका है। लेकिन अगर इससे हटकर भी कोई इमेज देंगे आप, इमेज साइज, तो भी वो फीचर डिस्क्रिप्शन कैलकुलेट करके देगा, क्योंकि वो अपना तरीका करता है। लेकिन ये उसकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करता है उसका, ठीक है जी, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। तो या तो आप 32/64 कर लें, जो कि अभी इस केस में नजर आ रहा है, आगे वाली एग्जांपल इसके हिसाब से बनी हुई है 32/64। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो है हमारे पास 64/128, ठीक है जी। तो अब जो टोटल इमेज होता है हमारे पास, ये याद रखिएगा, टोटल इमेज जो है वो इसमें 32 जो पिक्सल्स हैं, दैट इज फॉर विड्थ, ये 32 है, ठीक है। तो और जो हाइट है इसमें 64 पिक्सल की बात कर रहा हूं, पिक्सल, हर पिक्सल की फिर वैल्यू होती है कोई ना कोई, ठीक है, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि हर पिक्सल की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये पिक्सल्स हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो ये जो डायमेंशन दे रहा है ये 32x64, ये पिक्सल्स की बात कर रहा है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इस पूरे इमेज को 4x4 के ग्रिड में तोड़ना है। 4x4 इधर, 4x4 इधर, 4x4 इधर, इस तरीके से पूरा इमेज जो होगा ये 4x4 के ग्रिड में टूटना चाहिए, ठीक है, जिस तरह ये नजर आ रहा है, ये 4x4 4x4 के हिसाब से ग्रिड में तोड़ा गया है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि जो इमेज है हमारे पास, जब 4x4 के इसमें ग्रिड में तोड़ेंगे तो एक या एक ब्लॉक का जो ये, क्योंकि 4x4 है, 4x4 का मतलब क्या होता है कि जो एक ब्लॉक होगा उसके अंदर हमारे पास जो पिक्सल्स आएंगे, बल्कि हम 2x2 से शुरू कर लेते हैं, स्टैंडर्ड जो 2x2 भी होता है, 2x2 में क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 4, टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 32 डिवाइडेड बाय 4 जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 8। तो जो एक पिक्स जो ब्लॉक होगा उसके अंदर टोटल 32 पिक्सल होंगे, लेकिन जो ऊपर वाले जो कॉलम होंगे, 2 कॉलम, उसमें 8 और 8 16 पिक्सल होंगे, और जो 2 रो होगी, ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो, उन दोनों में भी 8 और 8 16 पिक्सल आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये बता रहा है कि ये 8x8 के आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसको बड़ा ब्लॉक बनाएंगे तो 16x16 भी आप ले सकते हैं। अब यहां पर ये जो ऊपर वाला जो है हमें पता है कि कितना है, 32 रोज थे, सॉरी कॉलम्स थे हमारे पास, 32 कॉलम्स थे, ऊपर लिखा हुआ है P इज इक्वल 32, ये लिखा हुआ है 32। तो जो डायमेंशन है वो 32 की है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हमने 4x4 का एक ब्लॉक बनाया है, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 8 हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये 8 है कि नहीं है। ये मैंने इमेज को सिर्फ बड़ा किया है, ठीक है। टोटल मेरे पास 32 है, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब होता है कि इसमें 8 सेल्स होने चाहिए, 8 सेल ब्लॉक होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 32 डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल 8 सेल ब्लॉक बन गए। 4 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 16 बन जाएंगे। तो ये 16 है, यहां से काउंट कर लेते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है जी।
तो ये आपके पास उस इमेज के आपने ब्लॉक्स में तोड़ना है। 4x4 का किया तो 2 कॉलम और 2 रोज है, इसमें 2 कॉलम और 2 रोज है, तभी जाकर ये 4 इसका बन रहा है इसमें। अच्छा सॉरी, ये 4x4 है, तो 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, ये 16 बन जाते हैं हमारे पास। अच्छा अब हमारे पास क्या होगी, ये उसकी पिक्सल वैल्यूज है, ठीक है, ये पिक्सल वैल्यूज है 4x4 की, जो कि ये वाला रीजन उठाया हुआ है यहां से, तो इसके अंदर ये वैल्यूज मौजूद है। अब जो हमारा स्टेप है वो करना क्या है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करनी है हमने, ठीक है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है हमने। जिस तरह हमने पहले देखा था कि ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए एक फिल्टर होता है, जिस तरह हमने केनी का देखा था, उसका फिल्टर क्या था जी, -101, ये हमारा एक्स डायरेक्शन में चलता था, और जो वाई डायरेक्शन में चलता था वो -10 और 1 वो वाई डायरेक्शन में चलता था। तो वो एक फिल्टर था केनी में हमारे पास। लेकिन यहां पर हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मकसद क्या है कि जिस सेल के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस सेल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, इस सेल के लिए, तो इस एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, तो एक्स डायरेक्शन कौन सी बनती है इसकी, रो वाइज। तो एक मिनट, ये अगर मेरे पास पिक्सल है जिसका मैंने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो इसका राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, ये याद रखिएगा कि इस सेल का राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, तो ये क्या लिखा हुआ है, 89 माइनस 78 इज इक्वल 11 बन जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लें कि एक्स डायरेक्शन में अगर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो जो आपने 4x4 का, अच्छा ये इसके लिए भी कैलकुलेट होगा, ये याद रखिएगा। इसके लिए कैसे कैलकुलेट होगा, 121 के लिए पहला है ना हमारे पास, इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 माइनस 0, क्योंकि जब पैडिंग लगाएंगे हम, जब पैडिंग लगाएंगे तो इस तरफ हमारे पास 0 होगा, ऊपर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा। इसी तरीके से इस तरफ भी 0 0 की पैडिंग लगती है हमारे पास। तो अगर 121 वाली जगह पर मैं कैलकुलेट करूंगा तो जवाब क्या आएगा, 10 माइनस 0 इज इक्वल 10, तो वो 10 ही वैल्यू आई जाएगी यहां पर। इसी तरीके से इस जगह पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 78 माइनस 178, जो भी जवाब आएगा वो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद यहां पर कैलकुलेट करूंगा, यहां पर 78 पे कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 96 माइनस 10। तो आपने एक जो इसकी अप्रोच है उसको याद रख लेना है कि जिस भी सेल के लिए आप एक्स ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, उससे अगले वाला सेल माइनस पिछले वाला सेल, इसको नहीं शामिल कीजिएगा बीच में। 10 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, रादर वी विल कैलकुलेट द 78 माइनस 121। तो जो भी जवाब आएगा वो इस सेल लोकेशन के ऊपर हम स्टोर करेंगे। और ये हमें पता है कि जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, तो हमें उसी साइज का एक नया टेम्पररी एरे क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम एक्स ग्रेडियंट कहते हैं और वाई ग्रेडियंट कहते हैं। तो एक टेम्पररी उसी साइज का एक मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं या एरे कैलकुलेट करते हैं, उसमें सेल वाइज हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमने वाई डायरेक्शन में करना है तो सिंपल तरीके कार है कि जिस सेल के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ऊपर वाला सेल माइनस नीचे वाला सेल, जवाब आएगा